हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास 12th का बायोलॉजी हम शुरू किए हुए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताया था जो बोर्ड एग्जाम के लिए काम आएगा दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी मदद देगा दोस्तों। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, 4 प्रश्न बता रखा था फर्स्ट वीडियो में, है ना। आज जो होगा वो सेकेंड वीडियो है दोस्तों। इसमें आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 जो है दोस्तों हम लिखेंगे, आप लोग भी लिखिएगा, समझिएगा, समझते हुए उसके बाद आगे लिखकर आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आज का जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है कि दोस्तों अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति है ना। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार भिन्न है? देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें दोनों विधि दिया है, अलैंगिक विधि, एक है लैंगिक विधि। ये दोनों से हम लोग को देखना है कि इसमें और इसमें, ये दोनों में भिन्नता किस तरह है, किस तरह से अंतर ये दिखाता है, ठीक है। कैसे जवाब दे सकते हैं आप? आपको तो बताना चाहिए दोस्तों। आप ये जानते हैं कि लैंगिक जनन में दोस्तों, ये जो लैंगिक जनन है, इसमें क्या कहेंगे दोस्तों कि लैंगिक जनन द्वारा जो बनी संतति जो होता है, एक ही जनक होता है दोस्तों। सुनिएगा, अलैंगिक जनन द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, लैंगिक में अलग अलग संतति होता है ना, इसमें माता पिता दोनों शामिल होते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। पर अलैंगिक में क्या होता है कि जो जनक होता है ना, जो जनक होता है वो एक ही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दीजिएगा? अब तो बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति का जो जनक है एक ही होता है। इस संतति के जो बनने वाले जनक होते हैं युग्मक नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसमें तो युग्मक बनेगा नहीं। एक जनक से सभी संतति जीवों के लक्षण मातृजीव के एकदम समान होते हैं। अच्छा, अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से अगर देखा जाए, अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से देखा जाए तो जनक तथा संतति एक समान होते हैं, ठीक है। इसलिए इन संतति को क्लोन भी कहा जाता है। तब तो जानते हैं कि आनुवंशिक क्लोन का अर्थ आप लोग को बताए थे पहले ही कि अकारकीय आनुवंशिक रूप से जब जनक तथा संतति एक जैसा दिखे तो उसको क्लोन कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग अलैंगिक में समझें। लैंगिक में क्या होता है दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग होते हैं। इसमें एक नर रहता है, एक मादा होता है ना। एक नर रहेगा, एक क्या रहेगा? मादा रहेगा। तो नर और मादा ये दोनों आपस में मिलते हैं, युग्मक होते हैं, तो मिलकर एक संलयन करते हैं। तो जब युग्मकों के आपस में मिलते हैं, जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है दोस्तों, ठीक है। क्या बनता है? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जब बनता है दोस्तों, तब क्या होता है? जाइगोट बनता है, इसके बाद होता है संतति का निर्माण होगा। जाइगोट के बाद किसका निर्माण होगा? संतति का। तो नर तथा मादा दोनों युग्मक के युग्मन से जो संतति बनती है वो तो अपने जनकों के समान नहीं होती। नर और मादा, इसमें नर का भी है मादा का भी है, तो एक तो नर हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? मादा। इसमें तो दोनों आएगा ना, पर इसमें तो एक होगा, एक ना होगा इसमें। तो इसमें एक होगा, पर इसमें नर और मादा दोनों होगा। तो कुछ गुण तो जो संतति जन्म, मान लो संतति जन्म लिया, तो कुछ गुण इसके नर का होगा, कुछ गुण इसका क्या होगा? मादा का। माने इसके पास जो होगा नर का भी गुण और मादा का, दोनों का गुण आएगा। इसमें तो डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो अब बात इसका आप लोगों ने समझा। अब उत्तर लिखेंगे कैसे, इसका उत्तर लिखेंगे कैसे? तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उत्तर लिखने को समझिए। लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति का जनक एक ही होता है, का जनक जो होता है एक ही होता है,
जनक एक ही होता है, एक ही होता है। संतति के बनने के लिए, संतति के बनने के लिए, संतति के बनने के लिए युग्मक युग्मक नहीं बनते, युग्मक नहीं बनते। ठीक है दोस्तों, युग्मक नहीं बनते, युग्मक नहीं बनते हैं। एक जनक के सभी संतति, एक जनक के सभी संतति, एक जनक के सभी संतति जीवों के लक्षण, जीवों के लक्षण, जीवों के लक्षण मातृजीव के एकदम समान होते हैं, मातृजीव के, मातृजीव के एकदम समान होते हैं, एकदम समान होते हैं। ठीक है, मातृजीव के एकदम समान होते हैं। आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से, आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक, आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से भी जनक तथा संतति एक समान होते हैं। आनुवंशिक रूप से जनक तथा संतति, जनक तथा संतति, जनक तथा संतति एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, एक समान होते हैं, इसलिए इन संतति को क्लोन कहते हैं। इसलिए इन संतति को क्लोन कहते हैं, इन संतति को क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं। चलिए एक तो बात समझ गए, क्लोन कहते हैं। क्लोन पहले भी मिला था दोस्तों, ठीक है, क्लोन पहले भी हम लोग समझे थे, अभी भी समझे। अच्छा, तो अभी तो हम लोग समझे कि अलैंगिक वाला, ठीक है, इसको इतना लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें लैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा लैंगिक, लैंगिक, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग, दो विपरीत लिंग। ठीक है, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, नर व मादा युग्मक का, युग्मक का संलयन होता है, संलयन होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। युग्मकों के आपस में मिलने से, युग्मकों के आपस में मिलने से, युग्मकों के आपस में मिलने से, आपस में मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है। देखो, जब नर मादा आपस में मिलेगा तो जैसा है कि किसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। आज जिसके बाद में संतति का निर्माण होता है, लिख सकते हो जिससे बाद में, जिससे बाद में, बाद में संतति, संतति का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। आप तो देख रहे हैं कि दोनों में किस तरह से डिफरेंट है ना, निर्माण होता है। अच्छा, इसमें और भी तो अंतर देख सकते हैं कि इसमें जो संतति बनता है ना, वो अपने माता पिता के संतति से एकदम हूबहू उसके रूप का नहीं होगा, कुछ तो अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कि नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन से, नर तथा मादा के युग्मन से
पहले लिखें नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक, युग्मक के युग्मन युग्मन से जो संतति बनती है, जो संतति बनती है, जो संतति बनती है वह अपने जनकों के समान नहीं होती, वह अपने जनकों के समान, जनकों के समान, जनकों के समान नहीं होती। ठीक है, नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, होती है। बस तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है ना उत्तर आप दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, नहीं है तो भी कमेंट करिए कि सर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अलैंगिक और अलैंगिक में आपने समानता इसको देखा कि किस तरह से भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, तो दोनों मैंने बताया। इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर जो है 6 आप लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 6 हम ये देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए, विभेद स्थापित कीजिए। स्थापित कीजिए। अच्छा, इसी में दोस्तों ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं, कायिक जनन को, इसी में एक और क्वेश्चन है दोस्तों, कायिक जनन को, सब लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। कायिक जनन को प्रारूपिक जनन क्यों माना गया है? प्रारूपिक जनन क्यों माना गया है? क्यों माना गया है? देखो दोस्तों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, समझिए। ठीक है, क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसमें आपसे पूछा कि बताओ अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के तो दोनों विधियाँ दे दिया, के मध्य यानी इसके बीच क्या करना है, विभेद माने अंतर बताओ क्या अंतर है। तो एक तो प्रश्न यहाँ से यहाँ तक। दूसरा प्रश्न है कि कायिक जनन को प्रारूपिक जनन क्यों माना गया है? तो कायिक जनन को प्रारूपिक जनन क्यों माना गया है? तो यहाँ से इसका जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, तो आप तो इसमें अलैंगिक में अंतर बता सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन में जो संतति जन्म लेते हैं दोस्तों, वो आपके जनक के जैसा ही होते हैं, है ना। पर लैंगिक में जो संतति जन्म लेता है उसमें क्या होता है ना कि एक ही जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तो कुछ तो गुण उसके अंदर नर का होगा, कुछ गुण मादा का होगा। ठीक है, तो कुछ तो गुण इसमें मिलेगा ना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए ये इस पहला डिफरेंट है। अच्छा, इसमें तो आप बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या कह सकते हो कि इसमें अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है, इसमें नर और मादा का संलयन नहीं होगा। इसमें तो आप जानते हैं कि लैंगिक में नर और मादा का संलयन होगा, तो ये अंतर तो लिख देंगे। ये भी तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे, इसमें अकारकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं। इसमें तो बता सकते हैं कि जो संतति जन्म लेगा, जो जीव जन्म लेता है, तो अकारकीय और आनुवंशिक दृष्टिकोण से एक जैसा होता है। पर तो इसमें तो क्या होगा, वैसा बात नहीं होता है। ठीक ना। अच्छा, अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, इसमें ये भी बता सकते हो कि अलैंगिक जनन बहुत तेजी से होता है, यानी तीव्र प्रक्रिया है। और लैंगिक वाला क्या है, तनी समय लगता है, इसमें धीरे धीरे होता है, यानी कहने का आदत है कि ये मंद प्रक्रिया है ना, बहुत धीमी प्रक्रिया है। तो ये इसमें डिफरेंट बता सकते हैं, विभेद बता सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न का तो उत्तर आप लिख सकते हैं ऐसे। कैसे उत्तर लिखेंगे? तो ऐसे उत्तर लिखिएगा
कि इन दोनों में निम्नलिखित विभेद हैं, ठीक है, इन दोनों में निम्नलिखित विभेद हैं। ठीक है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में निम्नलिखित विभेद है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, एक तरफ तो हो जाएगा अलैंगिक हो गया जनन, ठीक है, और दूसरा तरफ इधर लिख देंगे लैंगिक जनन। चलिए अब इसमें डिफरेंट बताना शुरू करेंगे। इसमें देखिए 1 नंबर, इसमें क्या कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन में संतति, इसमें अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनते हैं, समझ गए होंगे। इसका 1 नंबर क्या बता सकते हो, इसमें 2 विपरीत जनकों से संतति का जन्म होता है, लिख सकते हो। इसमें माने लैंगिक जनन में इसमें सामान्यतः दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, चलो दूसरा बता सकते हो दोस्तों, इसमें समझ लो ना, अलैंगिक जनन में इसमें नर व मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है। इसमें तो लिख सकते हो कि इसमें तो होता है ना, इसमें लिख दोगे कि इसमें लैंगिक वाला में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखोगे 3 नंबर। इसमें क्या लिख सकते हो कि यह एक तीव्र प्रक्रिया है, लिख सकते हो यह एक तीव्र प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, ऐसे लिखो, यह एक तीव्र प्रक्रिया है, माने तेजी से होता है दोस्तों, ठीक है, समझा दिया है। और इसमें लिख सकते हैं आप लोग, यह लिख सकते हैं यह तीव्र प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यह लिख देंगे यह धीमी प्रक्रिया है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। ओके, अच्छा ये भी तो बता सकते हैं दोस्तों। चौथा अंतर क्या दे सकते हैं, चौथा अंतर दे सकते हैं आप कि इसमें जनक जो है, इसमें जो जनक है और संतति जीव आकारकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं, यानी ये क्लोन होते हैं पर ये क्लोन नहीं होते हैं। ठीक है, समझ लो ना, ये बता सकते हैं ये क्लोन होते हैं पर ये क्लोन प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? इसमें नर और मादा जो होते हैं, नर और मादा का जो संतति जन्म लेगा एक जैसा होगा, आकारकीय है ना, आकारकीय और आंशिक रूप से एक समान होते हैं, पर ये आकारकीय और आंशिक रूप से एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लिख कर आप लोग कमेंट करिए कि हमने लिख लिया। ओके, इसमें बोल देते हैं कि इसमें जनक और संतति जीव आकारकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं। ओके, इसमें लिखिएगा कि जनक और संतति जीव एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, लिखकर कमेंट करिए क्योंकि मैंने लिख लिया। ओके, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है दोस्तों कि कायिक जनन को प्रारूपिक जनन क्यों माना गया है।
ठीक है। तो अब आइए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर जानने, पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पहले इसको मिटा दें, ठीक है। इकाइक जनन को आकार प्रारूपिक जनन क्यों माना गया है, पहले मिटाते हैं दोस्तों, तब चलकर हम लोग समझकर तब आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों समझिए पहले कायिक जनन। दोस्तों कायिक जनन जो होता है एक अलैंगिक जनन की, जो कायिक जनन होता है दोस्तों ये अलैंगिक जनन, माने इस अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। जो पौधा होता है ना, कोई पौधा है, उस पौधे का कायिक भाग से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में एक एक जनक भाग लेता है ना। इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है वो आनुवंशिक और आकार के रूप से एक समान होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम कायिक जनन को एक प्रारूपिक अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। कायिक, तो इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा दोस्तों, कैसे लिखिएगा कहिएगा कि कायिक जनन, इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन की एक अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के कायिक भाग से, पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, निर्माण होता है। अतः इस प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेता है। अतः इस प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न संतति, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न संतति, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकीय, आनुवंशिक व आकारिकीय में अपने जनक के समान होती है। आकारिकीय में अपने जनक के समान होती है, ठीक है, अपने जनक के समान होती है, अतः हम कह सकते हैं कि कायिक जनन ही प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। कायिक जनन ही क्या है, कायिक जनन ही, बोलिए आप लोग, कायिक जनन ही प्रारूपिक क्या है, देखो ना, प्रारूपिक कौन से जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। तो दोस्तों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपने दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इस तरह से दे दिए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न 7 क्या कहता है, थोड़ा उस पर हम लोग बात करते हैं। इसको मिटाते हैं दोस्तों।
बड़ा गर्मी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है दोस्तों, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? अगर लगे दोस्तों कि स्पीड कम है तो अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? स्पीड अपना बढ़ाकर देखिएगा। चलिए, क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण देना है दोस्तों। कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। चलिए, पहले तो हम लोग समझेंगे, उसके बाद उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? पहले समझिए, कायिक प्रवर्धन से कह रहा है कि क्या समझते हैं आप। आपको तो ये ध्यान रखना होगा कि कायिक प्रवर्धन किसे कहेंगे, पहले ये समझेंगे, है ना? यही ना बोला है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण देना है। तो सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जो पादप होता है, पादप समझते हो ना, पेड़ पौधा, मान लो ये पादप है, ठीक है? एक पादप मैंने छोटा सा बनाया, चाहे ऐसे ऐसे बना सकते हैं आप, किसी भी तरह बना लीजिएगा, ठीक है? कह रहा है कि एक पादप है और पादप में मातृ पौधे का कोई भी भाग, जैसे मातृ पौधे का कोई भी भाग, और कौन सा भाग? कायिक भाग, नई संतति का विकास करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आप जानते हैं कि जो भी कायिक जो पादप होता है उसमें मातृ पौधे का कोई भी कायिक भाग जो होता है वो नई संतति का निर्माण करता है, ठीक है? हमारे नए पौधे का वो जन्म देता है, तो ये निर्माण करता है, ये आप जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि विकास करने में, अच्छा, इसके पास तो एक क्षमता है, प्रवृत्ति है। इनसे जो उत्पन्न संतति के सभी जो लक्षण होते हैं और गुण वो मातृ पौधे के ही समान होते हैं। तो मान लो ये पौधा है, इस पौधे से आप जानते हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पौधा है, ये मातृ पौधा है, तो इसका जो भी गुण होगा ना, तो एक तो नया पौधा बनेगा। मान लो ये नया पौधा बन गया, ठीक? तो इसी से ये नया पौधा बना, तो ये मातृ पौधा है, और इसी से ये पौधा बना, ये वाला, ठीक है? ये वाला बना, तो इसमें जो गुण होगा तो इसके अंदर आ जाएगा, सेम आएगा गुण, समझ रहे हो ना? जो इसके अंदर गुण होगा, लक्षण होगा, उस सब के सब इसमें आ जाएगा। तो जब ये सारे चीज़ आ जाते हैं ना, यह गुण, तो इस कायिक जनन को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इसका जनन हुआ तो इसको कहा गया है कायिक प्रवर्धन कहा गया है, ठीक है? जब पौधा एक पौधा से दूसरे पौधा का निर्माण हुआ है, तो मातृ जो कायिक पौधा है उसी से क्या हुआ है कि एक नए पौधा का निर्माण हुआ है, तो उसमें जितना भी मातृ पौधा था उस मातृ पौधे का लक्षण गुण सब उसमें चला गया, तब इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कायिक प्रवर्धन। समझ गए होंगे, कायिक प्रवर्धन, ठीक है? अब कायिक प्रवर्धन का जो भाग है, अब उसमें एग्जाम्पल वगैरह के भाग आप देखेंगे, तो इसमें क्या क्या होता है? कायिक भाग में क्या होता है कि ऊपरी जो भू स्तर होता है, प्रकंद होता है, शकरकंद होता है, बल्ब होता है, भूस्तारी होता है, आदि सब होते हैं। अब ये सब जो संरचना है इसमें दो जनकों से नहीं होता है, यानी कहने का अर्थ है कि अलैंगिक जनन में होता है, ठीक है? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल पूछा है कि एग्जाम्पल बता दो, तो ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है, पत्ती पर पत्र कलिकाएँ लिख सकते हो। और आलू पर जो पाई जाने वाली आँख होती है ना दोस्तों, आलू है, ये मान लो आलू है, तो इस पर आँख पाई जाती है, ठीक है? आलू पर क्या पाया जाता है? आँख। तो इस आलू पर जो पाया जाने वाला आँख है, तो ये समझो कि किसका देन है? कायिक प्रवर्धन का ही देन है, ओके? तो इसका उत्तर कैसे लिखिएगा? उत्तर ऐसे लिखिए। देखिए दोस्तों, परीक्षा में ये मत बनाइएगा, ठीक है? इसको बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, ठीक है? ये आपको समझाया है मैंने, पर उत्तर आप लोग लिखिएगा कैसे, वो ध्यान रखिए। उत्तर ऐसे लिखना है, पादपों में, लिख देते हैं हम, पादपों में मातृ पौधे का कोई भी कायिक भाग, ठीक है? कोई भी कायिक भाग नई संतति का विकास का सामर्थ्य रखते हैं। नई संतति
का विकास करने का विकास करने का सामर्थ्य रखते हैं सामर्थ्य रखते हैं। इनसे उत्पन्न संतति के उत्पन्न संतति के सभी लक्षण व गुण मातृ पौधे के समान ही होते हैं। इस कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो एक तो प्रश्न का यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका जवाब हो गया। ठीक है, समझाते हुए भी आपको हमने बताया। अब तो ये पूछा है कौन सा ये जो कायिक प्रवर्धन होता है लैंगिक है कि अलैंगिक है। तो सीधी सी बात है कि अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना, ये कौन से जनन होता है? अलैंगिक। अच्छा, अब रही बात कि कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। तो दो उदाहरण इसका निम्न है। ठीक है, तो उदाहरण इसका लिख देते हैं, ऐसे देते ना कि उदाहरण। तो दुइयों को न देना है उदाहरण, तो उदाहरण ऐसे करके डैश देकर 1 नंबर लिखो। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखोगे कि ब्रायोफिल्लम की पत्ती पर ब्रायोफिल्लम, ठीक है, ब्रायोफिल्लम की पत्ती पर पत्र कलिकाएं। और दूसरा उदाहरण दे सकते हो दोस्तों, क्या? आलू पर पाई जाने वाली आँख। आलू पर पाई जाने वाली आँख। तो इस तरह से आपने बताया दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, है ना। फिर हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम क्वेश्चन लाएंगे। इससे बेहतर क्वेश्चन रहेगा, बेस्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।